नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। आज मैं आपका रजिस्ट्रेशन का चैप्टर जो है कंप्लीट कराने वाला हूँ। इसके कुछ पेजेस रह गए हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे और मेजरली ये अमेंडमेंट के बारे में बात करते हैं, कैंसलेशन एंड सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। वन नोट ओपन हो चुका है। जब भी दोस्तों हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में हम कुछ डिटेल सबमिट करते हैं, जिसमें कि आपका नाम होता है, पैन नंबर होता है, मोबाइल नंबर होता है, और क्या होता है सर, ईमेल एड्रेस होता है, और बिजनेस की एक्टिविटी होती है, और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सिग्नेटरीज जो होते हैं उनकी डिटेल्स होती है, और बहुत सारी तमाम चीज़ें होती है, जैसे कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा। तो ये सारी डिटेल जो है आपकी जाती है। अब अगर आप इसमें अमेंडमेंट करवाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और उस एप्लीकेशन के बेस पर जो है चेंज इफेक्टिव होगा जीएसटी कॉमन पोर्टल पे, यानी जहाँ पर आप लॉगिन करते हैं वहाँ पर आपका चेंज रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। बट बिफोर दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर द चेंज। अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सेक्शन नंबर 28 रूल नंबर 19। ये कौन सा सेक्शन है और कौन सा रूल नंबर है? सेक्शन भी सीजीएसटी एक्ट का है और रूल भी जो है सीजीएसटी के जो रजिस्ट्रेशन के रूल्स हैं उससे पर्टेन करते हैं। एक्ट तो पूरा एक होता है पूरा जीएसटी के बारे में, जैसे सीजीएसटी एक्ट बना हुआ है, पर रूल्स जो होते हैं वो एक रूल्स नहीं होते हैं, वो हर चैप्टर के अलग रूल्स हैं। वैल्यूएशन के वैल्यूएशन रूल्स हैं, सप्लाई के सप्लाई वाले रूल्स हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई के प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स हैं, रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रेशन वाले रूल्स हैं। तो हर चीज़ के लिए जो है अलग रूल्स बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, इफ एनी चेंज हैज़ टू बी डन इन द नेम और एड्रेस ऑफ द बिजनेस, एडिशन डिलीशन ऑफ द पार्टनर्स डायरेक्टर्स ऑफ बिजनेस, उसे हम बोलते हैं कोर चेंज। अगर आपको सिर्फ मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस चेंज करना है ऑथराइज सिग्नेटरीज का, तो उसे बोलते हैं नॉन कोर चेंज। वैसे कोर चेंज के अलावा कोई भी चेंज होता है तो उसे नॉन कोर चेंज बोलते हैं। मैं यहाँ पर सारी डिटेल लिख नहीं पाया हूँ, नहीं आपकी बुक में गिवन है। वहाँ सिर्फ ये बताया हुआ है कि जो कोर चेंज है वो तो इंपॉर्टेंट वाले चेंजेस हैं, उसके अलावा कोई भी अगर चेंज होगा तो वो आपके नॉन कोर चेंज होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका नाम, आपका एड्रेस, और जो पार्टनर्स हैं उनकी ईमेल एड्रेस नहीं, वो पार्टनर ही चेंज हो रहे हैं, डायरेक्टर ही चेंज हो रहे हैं, कर्ता ही चेंज हो रहे हैं, मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबर हैं उसमें कोई नाम ऐड करना है, डिलीट करना है, तो ये सारे आपके कोर चेंजेस हैं, इंपॉर्टेंट चेंजेस है। हाँ, इनका ईमेल एड्रेस चेंज करना है, दैट इज़ अ नॉन कोर चेंज। ठीक है भैया, ईमेल आईडी दूसरी करनी है, कर दो, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मोबाइल नंबर आपने दूसरा सिम ले लिया, चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिफिकेशन होगा, अपडेट हो जाएगा। तो वो सब हो गया आपका नॉन कोर चेंज। अगर आप चेंज कराना चाहते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया है, फॉलो करनी पड़ेगी, और वो प्रक्रिया क्या है वही मैं आपको बता रहा हूँ। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल अप्लाई ऑनलाइन फॉर अमेंडमेंट इन फॉर्म REG 14। फॉर्म के नंबर है REG 14 फॉर्म नंबर है, जो रूल्स में गिवन है रूल नंबर 19 में कि कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, और ये आपको 15 दिन के विद इन भरना पड़ेगा फ्रॉम द चेंज अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू सच चेंज। आप कह तो रहे हैं कि ये चेंज हो गया, बट उसका कुछ प्रूफ तो देंगे ना, तो वो प्रूफ जो है, डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा, और चेंज की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। कितने दिनों में? आज जो है मान लेते हैं कि 8 मार्च 2022 है, चेंज हुआ कुछ, 8 मार्च 2022 को कोई चीज़ चेंज हो गई मान लेते हैं, तो इसके 15 डेज़ के अंदर, जिसमें कि 9 मार्च को मैं फर्स्ट डे काउंट करूंगा, और ऐसे जो 15वां दिन आएगा तब तक मुझे जो है एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। एप्लीकेशन को कहाँ पर मैं सबमिट करूंगा? जीएसटी कॉमन पोर्टल पर। ये जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या होता है? gst.gov.in, gst.gov.in, एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी अमेंडेड। ऑटोमेटिकली जो है पीछे से जो है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेंज हो जाएगा। अगर आपको कोर फील्ड में चेंज कराना है तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चेंज होता है, और उसके लिए आपको प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन की ज़रूरत होती है। यानी कि प्रॉपर ऑफिसर वेरीफाई करेगा कि आप अपना नाम ही चेंज कर रहे हैं बिजनेस का, फ्रॉड करने का तो इरादा नहीं है, बिजनेस की प्लेस को ही चेंज कर रहे हैं जो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो उस केस में जो है प्रॉपर ऑफिसर एक बार चेक करेगा और उसके बाद आपके चेंज को अप्रूव करेगा, और जो नॉन कोर चेंजेस होंगे वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। सच अमेंडमेंट शैल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द रजिस्ट्रेशन विद द सेम पैन नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो जीएसटी है वो पैन नंबर से लिंक्ड होता है, और पैन नंबर देना जरूरी है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के अलावा सभी लोगों को पैन नंबर देना जरूरी है, क्योंकि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर में पैन नंबर भी आता है। अब जिसने भी अपना पैन नंबर दिया, तो उसने अगर दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लिया तो भी वो पैन नंबर उसके जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर में आ रहा होगा, दिल्ली वाले। मुंबई में लिया तो मुंबई का जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा महाराष्ट्र का, उसमें भी वही पैन नंबर आ रहा होगा। अब अगर कोई भी चेंज कराया, मान लेते हैं कि आपका कोई कर्ता है,
कर्ता चेंज हो गया, आपकी हिंदू इंडियन फैमिली है, बिजनेस कर रही है पूरे इंडिया में, उसमें कर्ता चेंज हो गया, तो फिर जितनी भी इंडिया में लोकेशन होगी, जितना भी आपने रजिस्ट्रेशन लिया होगा, जिस भी स्टेट में लिया होगा, उन सब के लिए वो इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी, क्योंकि सारे रजिस्ट्रेशन नंबर भले ही आपकी हर स्टेट में लिए जाते हैं, बट दोज आर लिंक्ड टू अ कॉमन पैन नंबर वेयर चेंज इज इन द कंस्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ पैन ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन। अरे वाह, आपका पैन नंबर ही चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि पहले मैं सोल प्रोप्राइटरशिप था, मैंने उसको कंपनी में कन्वर्ट कर लिया, बिजनेस वही का वही है, बट मेरा क्या हुआ, इंडिविजुअल पैन से कंपनी के पैन में सब कुछ आ गया, तो पैन नंबर नया लेना पड़ेगा कंपनी का। अगर मैं पैन नंबर नया लूंगा तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में तो मुझे जीएसटी का नया रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ेगा, पुराने सभी रजिस्ट्रेशन नंबर इनवैलिड हो जाएंगे। तो इंडिविजुअल पैन पर जो भी मैं कर रहा था, पैन से जो जीएसटी लेकर मैं काम कर रहा था, वो सारा खत्म हो जाएगा, और कंपनी के नाम का जो पैन आएगा उसके लिए मुझे फ्रेश जो है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और जो बिजनेस मेरा शिफ्ट हुआ उसे मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। एंड डेफिनेटली जो भी मैंने सामान खरीदा और उस पर जीएसटी पे करा है उसका इनपुट ले सकता हूँ, और जो भी कंपनी आगे बेचेगी उस पर आउटपुट कलेक्ट कर कर गवर्नमेंट को जमा भी कराएगी। दैट विल कैरी ऑन, वो चलते रहेगा। रीजन फॉर द सेम इज दैट गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर में पैन जो है वो एक अभिन्न हिस्सा होता है, और अगर पैन में कोई चेंज हो गया तो डेफिनेटली आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर ही नया लेना पड़ेगा और एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एनी पर्टिकुलर ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शेल नॉट बी स्टैंड अमेंडेड विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट अर्लियर देन the date of submission of the application for amendment on common portal, except with the order of commissioner for reasons to be recorded in writing and subject to the conditions specified by the commissioner in the said order। ये पैराग्राफ बोलता है कि जब आपने अर्जी डाली है अमेंडमेंट की, मैंने 8 मार्च 2022 को अर्जी डाली है कि भैया कुछ चेंज हो गया है, तो क्या जो भी मेरा चेंज होगा वो इससे पिछली डेट से इफेक्टिव हो सकता है कि भैया 1 मार्च से हम आपके चेंज को इफेक्टिव मान रहे हैं, जबकि मैंने चेंज की अर्जी 8 मार्च को डाली है। तो ये लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं हो सकता है। बट अगर ऐसा करना है कि आपको जो है जिस दिन आपने अप्लाई करा उससे पिछली डेट से जो है अमेंडमेंट को इफेक्टिव मानना है, बैक डेट से मानना है, तो उस केस में कमिश्नर की अप्रूवल की ज़रूरत होती है, और वो रीज़न रिकॉर्ड करेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्यों करेगा सर? आपको डिले हो गया एप्लीकेशन फाइल करने में, बट आप चाहते हैं कि नहीं नहीं यार, मेरा तो रजिस्ट्रेशन जो है मैंने लेट फाइल करा, बट मैं तो पीछे डेट से चाहता हूँ कि मेरा यही जो चेंज है, चेंज इन नेम हुआ है या कुछ भी हुआ है, वो पीछे डेट से जो है इफेक्टिव रहे। तो कमिश्नर की अप्रूवल लगेगी, बट हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोर फील्ड में चेंज चाहिए तो आपको प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन चाहिए होती है, मैं आपको करा चुका। कोर फील्ड क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया कि लीगल नेम है, बिजनेस का एड्रेस है, या फिर जो बंदे हैं उसके साइनिंग अथॉरिटी है उनके नाम में ही चेंज हो रहा है, राइट। चेंज करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर रहे हैं, जी नहीं। कैंसिलेशन इज अ सेपरेट थिंग, सस्पेंशन इज अ सेपरेट थिंग, एंड अमेंडमेंट इन योर रजिस्ट्रेशन इज अ सेपरेट थिंग। ये जो भी चेंज होगा ये सभी जगह पर, जितने भी रजिस्ट्रेशन आपने सेम पैन नंबर पर लिया है वहां पर एप्लीकेबल होगा। यानी कि आप कोई भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर से किसी भी स्टेट के रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करेंगे तो ये चेंजेस जो आपने करे हैं बैकएंड पर वो आपको दिखेंगे। प्रॉपर ऑफिसर जो है अप्रूव कर सकता है अमेंडमेंट 15 वर्किंग डेज में फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि कोर चेंज अगर आप करवाना चाहते हैं तो जहां पर प्रॉपर ऑफिसर आएगा, उसका रोल आ रहा है, उसको 15 दिन का टाइमलाइन दिया है, वर्किंग डेज दिए हैं कि आप एक ऑर्डर पास कर सकते हैं REG 15 फॉर्म में, और आपकी जो अमेंडमेंट है वो हो जाएगी। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ऑथराइज सिग्नेटरी का चेंज करना है वो तो आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर ऑफिसर की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन के थ्रू वो चेंज हो सकता है। वैसे यहाँ पर जो है चार्ट की फॉर्म में भी दिया हुआ है, जो चीज़ें हमने ऑलरेडी कर ली है डिस्कस वो दोबारा से यहाँ पर दे रखी है। जैसे कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है या फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर है, तो नॉन कोर एरिया हो सकते हैं या कोर एरियाज हो सकते हैं। नॉन कोर एरियाज में तो आप सीधा सीधा जो है जीएसटी कॉमन पोर्टल पे जाएंगे, अपडेट करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड हो जाएगा, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, कोर फील्ड है, कोर एरियाज है जहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप जो है 15 दिन में एप्लीकेशन सबमिट करेंगे जीएसटी कॉमन पोर्टल पे, वो डिटेल प्रॉपर ऑफिसर के पास जाएगी। ये प्रॉपर ऑफिसर जो है देखेगा कि अमेंडमेंट सही है या गलत है, डॉक्यूमेंट जो फर्निश करें हैं वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर उसको सब कुछ सही मिलेगा तो 15 दिन के अंदर
15 वर्किंग डेज में आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अगर चीज़ों में दिक्कत है, इनकरेक्ट है कोई चीज़, तो भी 15 दिन में जब एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर के पास आई, उसके 15 दिन में या तो उसे अप्रूव करना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर उसने दिक्कत रेज कर दी है तो उस केस में वो एक शो कॉज नोटिस सबमिट करेगा कि बताइए भैया इस कारणवश ये आपका डॉक्यूमेंट फेक है, इसमें प्रॉब्लम है, करेक्ट नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो बताइए मैं आपका रजिस्ट्रेशन की जो अमेंडमेंट है उसको रिजेक्ट क्यों ना करूं, मुझे एक वजह दे दीजिए मैं क्यों ना करूं, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वैसा है नहीं, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है नहीं। रजिस्टर्ड पर्सन के पास 7 वर्किंग डेज का टाइम होगा कि वो अप्लाई करे, और अप्लाई करने के बाद बताए कि भैया देखो ऐसा है कि ये कारण की वजह से, कोई भी एक कारण की वजह से गलत डॉक्यूमेंट अटैच हो गया था, अब सही वाला डॉक्यूमेंट मैं आपको दे रहा हूं। तो अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी होगा उस केस में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड हो जाएगा 7 दिन के भीतर। तो 7 दिन का टाइम आपको दिया है और आपके रिवर्ट आने के बाद 7 दिन का टाइम प्रॉपर ऑफिसर को दिया है कि भैया आप या तो इसको चेंज करिए या फिर आप कम्युनिकेट करिए कि आपकी एप्लीकेशन हम रिजेक्ट कर रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन हम रिजेक्ट कर रहे हैं। भैया दो में से एक चीज़ तो होगी ना, आप अर्जी डालेंगे या तो वो अप्रूव होगी या रिजेक्ट होगी, तो दोनों के लिए एक टाइमलाइन फिक्स करा हुआ है। अब यहाँ पर जो है प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन, अगर प्रॉपर ऑफिसर कोई एक्शन नहीं ले पाता है, जो भी 15 दिन का टाइम लिखा गया है या 7 दिन का टाइम लिखा गया है, प्रॉपर ऑफिसर की गलती है, वो एक्शन नहीं ले पाया, उसको हमने टाइमलाइन दिया था, तो उस केस में जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है शैल स्टैंड अमेंडेड to the extent applied for, and amended certificate shall be made available to the registered person on the common portal। इस टाइमलाइन में अगर प्रॉपर ऑफिसर ने काम नहीं करा तो ऑटोमेटिकली आपकी अमेंडमेंट मान्य हो जाएगी और आपको नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हो जाएगा। हाँ, जीएसटी का नंबर नया ग्रांट नहीं होगा, पॉइंट टू बी नोटेड। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है और बाकी और डिटेल्स होती है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर तो तब चेंज होगा जब आप नया पैन ले लेते हैं, कंपनी बना लेते हैं, तो फिर तो आपका सब कुछ ही एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। बट जहां पर आप नंबर के अलावा चीज़ों को अमेंड कर रहे हैं तो वहां पर आपका एक नया सर्टिफिकेट जनरेट होगा, उसमें नंबर आपका वही होगा जीएसटी का जो पहले था, जीएसटी आपका सेम रहेगा। अब बात करेंगे कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की, सेक्शन नंबर 29, और 3 रूल हैं, रूल नंबर 20, 21, 22 ऑफ CGST रूल्स। कौन से रूल्स? रजिस्ट्रेशन वाले रूल्स। तो CGST रजिस्ट्रेशन रूल्स, और ईयर उसके आगे लगा होगा जब ये रूल्स आए होंगे, धीरे धीरे कर कर आए थे। 2017 में आपका GST आया था और उसके बाद ये रूल्स आए थे। तो अब कैंसिलेशन कोई क्यों करना चाहेगा पहले समझ लीजिए। सस्पेंशन की बात तो चलो बाद में करते हैं, पर कैंसिलेशन की बात समझ लेते हैं कि कोई भी इंसान अपना रजिस्ट्रेशन को कैंसिल क्यों करेगा। तो कैंसिलेशन की एप्लीकेशन डाली जा सकती है अगर आपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू करने का सोच लिया है कि मुझे इसको आगे कैरी नहीं करना है, जितनी मैंने जो है रायता फैलाया है उसको समेटना है, और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया तो उसको भी अब कैंसिल करवाना है। बिजनेस आपने जो है किसी और को ट्रांसफर कर दिया तो नया वाला जो बनता है वो नया रजिस्ट्रेशन लेगा, पुराने वाले को जो है कैंसिल कराने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बिजनेस जो है अमेलगमेट हो गया किसी और एंटिटी के साथ, तो वो नई एंटिटी उस बिजनेस को कैरी करेगी, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अमान्य हो गया है, इसके लिए आप कैंसिलेशन की अर्जी डाल सकते हैं। बिजनेस आपने डीमर्ज कर दिया है, डिस्पोज कर दिया है, खत्म ही कर दिया है, तो उस केस में भी आप कैंसिलेशन की अर्जी डाल सकते हैं। हो सकता है कि आपके पहले बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड करता था और डीमर्ज के बाद वो 10 लाख रुपए हो गया है। मे भी जो है कोई भी रीज़न हो सकता है जिस वजह से आपको रजिस्ट्रेशन की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपकी यूनिट थी जिसमें काम होता था वो तो आपने निकाल दी, और जिसमें काम नहीं होता है वो यूनिट पड़ी हुई है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत आपको है नहीं, क्योंकि टर्नओवर भी एक्सीड नहीं करता और ना ही कोई बिजनेस एक्टिविटी होती है। जिस यूनिट में एक्टिविटी थी वो निकल चुकी है, तो उस केस में भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाएंगे। देयर इज अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर से फर्म बन गए, फर्म से कंपनी बन गई, या सोल प्रोप्राइटर से कंपनी बन गई, कुछ भी ऐसा हो रहा है, उस केस में जो है नया रजिस्ट्रेशन लेगी नई वाली एंटिटी, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन क्लोज कराएंगे। अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था या फिर कोई कंडीशन मीट हो रही थी, टर्नओवर एक्सीड हो रहा था इसलिए आपने रजिस्ट्रेशन लिया था, बट अब वो कंडीशंस में आप फॉल नहीं करते हैं, अब आपकी कंडीशन वो फॉल नहीं होती है कि जो भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की वजह से लिया था अब वो भी नहीं है, टर्नओवर एक्सीड होने की वजह से लिया था तो डेफिनेटली वैलिड था, बट कई सालों तक आपका टर्नओवर अब कम हो चुका है। आप अर्जी डाल सकते हैं जो कि रिजेक्ट भी हो सकती है, अप्रूव भी हो सकती है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं कि भैया अब मेरा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो। और अगर आपका टर्नओवर पहले से ही कम था तो उस केस में तो आपने रजिस्ट्रेशन लिया तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था, आप चाहें तो उसको कभी भी कैंसिल कर सकते हैं,
क्योंकि आपका टर्नओवर नहीं एक्सीड होता है, ना ही आप कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में फॉल करते हैं। तो ये कारण हो सकते हैं कैंसलेशन के। अगर एप्लीकेंट कैंसिल कराना चाहता है तो उसे अप्लाई करना पड़ेगा। और अप्लाई कैसे करेंगे आप? फॉर्म REG 16 में, जिसमें आप डिटेल देंगे कि भैया इतनी मेरी अभी लाइबिलिटी बनती है, इतना मेरा टैक्स बनता है, जो मैं दूंगा उसके बाद ही मैं रजिस्ट्रेशन अपना कैंसिल मानूंगा। ये जो है आपको 30 डेज में देनी होती है एप्लीकेशन और सारी डिटेल विच कॉल्स फॉर कैंसलेशन। एक ऐसा इवेंट हुआ जिससे कि आप कैंसिलेशन करना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन, जो कि इवेंट्स नीचे लिस्टेड हैं, मैंने आपको करा दिए। बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है, आपका एमैलगमेट हो रहा है बिजनेस, आप फॉल नहीं करते, आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था और अब आप कैंसिल कराना चाहते हैं, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो जैसे ही आपको लगता है कि मुझे कैंसिल कराना है, उसके 30 डेज में आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। आपको डिटेल्स भी देनी होगी कि भैया इतना जो है मैंने सामान जो खरीदा था, जो मेरे स्टॉक में पड़ा है, सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स बन गए हैं, या मैंने कुछ फिक्स्ड एसेट खरीदे थे और इनको खरीदने के टाइम मैंने काफ़ी सारा GST पे करा था, जिसका मैं इनपुट लेने वाला था अगर मैं सप्लाई करता, पर अब क्योंकि मैं अपना रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल करा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि जो भी मैंने सामान खरीदा था और उस पर GST पे करा था, उसका मैं अब इनपुट नहीं ले सकता हूँ। तो इसीलिए जो है अब वो सारी डिटेल भी सबमिट कर देंगे, जो भी आपकी स्टॉक की डिटेल्स आ रही है। 30 डेज में आपको ये सारी डिटेल सबमिट करनी होती है। जहां पर पर्सन ने सबमिट करी है एप्लीकेशन, उसे रजिस्ट्रेशन की जरूरत है भी नहीं है, तो प्रॉपर ऑफिसर को भी 30 डेज का टाइम दिया गया है कि वो अपना ऑर्डर इशू कर देगा कि हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। 30 दिन के भीतर वो आपको कम्युनिकेट कर देगा फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कैंसलेशन। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और रिवर्स कैसे करेंगे? तो मैंने आपको कराया है कि 3 आपके लेजर्स होते हैं जो GST में बनते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। तो जब भी आप ITC को रिवर्स कर रहे हैं तो कैसे करेंगे आप? क्रेडिट लेजर जो है उसमें क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा तो उसको डेबिट कर देंगे, तो आपकी सारा ITC आपका रिवर्स हो गया। या फिर कैश लेजर में भी आप डेबिट कर सकते हैं कि भैया ये इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरा पड़ा हुआ है, या फिर आप कैश लेजर को भी जो है डेबिट कर सकते हैं। आप कहीं बोलेंगे कैश लेजर क्यों डेबिट होगा सर, मुझे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। देखिए, आपने कई सारा सामान खरीदा, खूब सारा यहाँ पे सामान खरीदा आपने, कुछ इनपुट था रॉ मटेरियल से, आपने कुछ सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स बनाया, कुछ आपने कैपिटल गुड्स खरीदे। इस पर आपने जो है GST पे करा 2 लाख रुपए का, जो पे कर रखा है। जब आपने पे करा तो आप इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्योंकि ले सकते थे, तो ये आपने जो है यहाँ पर क्रेडिट कर दिया अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में, जो GST पोर्टल पर आता है। आपने डिटेल सबमिट करी कि ये सामान मैंने खरीदा है, इसका मैं इनपुट लेना चाहता हूँ, मैं अपना जो है क्रेडिट अवेल करना चाहता हूँ, मैंने डिटेल सबमिट कर दी, वो यहाँ पर आ गया। आपने जो है सामान को बेचा भी, इन्हें नहीं बेचा, ये तो आपके स्टॉक में आ रहे हैं अभी स्टॉक में, या फिर आप कह सकते हैं एसेट साइड पर आ रहे हैं। पर जो भी आपने सामान बेचा, उसको बेचने में आपने GST कलेक्ट करा 3 लाख का, और ये 2 लाख रुपये आपने जो है यहाँ पर माइनस कर दिए और 1 लाख ही गवर्नमेंट को पे करे। तो इससे क्या हो गया? इससे आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो लेजर है वो जीरो हो गया, वो जीरो हो गया, उसमें कोई बैलेंस अब नहीं आ रहा है। बट अब क्या हो रहा है कि आप अपना GST का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा रहे हैं। जब GST का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा रहे हैं तो कायदे में जो ये स्टॉक आपने एक्चुअली में यूज़ करा ही नहीं है, जिस पर आपने GST पे करा था, और उसका GST आप यूज़ कर चुके हो किसी और की लाइबिलिटी पे करने के लिए, और एक्चुअली में स्टॉक यहाँ का यहाँ पड़ा हुआ है, तो गवर्नमेंट कहेगी भैया जब ये आपने स्टॉक खरीदा और खरीद कर अब इसको यूज़ ही नहीं करा है, तो इस पर जो GST आपने पे करा था उसका क्रेडिट तो आप पहले ही ले चुके हो, क्योंकि वो अलाउड है। ये हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में करेंगे। ये नहीं होता कि भैया आपने एक रॉ मटेरियल खरीदा तो वो ही रॉ मटेरियल जब यूज़ होगा और वो बिकेगा तो फिर उसमें से उसी वाले रॉ मटेरियल का हम माइनस कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपने सामान खरीदा तो सबका इकट्ठा GST आता है, जो भी आपने पे करा क्रेडिट लेजर में जाता है। जब भी कुछ भी बनाकर उनसे बेचेंगे तो इकट्ठा GST आएगा, आउटपुट GST, उसमें से आप माइनस कर सकते हैं। 1-to-1 कोरिलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, बट येस एट द एंड व्हेन यू सी कि जब GST का रजिस्ट्रेशन कैंसिल ही करना है और आप देख रहे हैं कि भैया 2 लाख रुपए वाला GST मेरे इन पे बनता था जो मैं क्रेडिट ले चुका हूँ, बट कायदे में मुझे नहीं लेना चाहिए था क्योंकि मैंने एक्चुअली में यूज़ करा ही नहीं है। बिकॉज वन ऑफ द कंडीशन टू टेक GST इज दैट द रॉ मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग दी फिनिश प्रोडक्ट जिस पर आप GST कलेक्ट करेंगे। तो उस एजम्पशन के साथ आपको अलाउ तो पहले कर देते हैं कि भैया इसको यूज़ करेंगे और फिर आप आगे बेचेंगे। अब GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं तो ये यूज़ नहीं हो पाया, तो क्या करेंगे आप? 2 लाख रुपए वापस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना। तो इस केस में जो है कैश लेजर से आप
गवर्नमेंट को जमा कराएंगे पैसे और 2 लाख रुपए जो है गवर्नमेंट को सबमिट कर देंगे, लो भैया मैंने ज़्यादा क्रेडिट ले लिया, माफ़ करो मुझे, 2 लाख रुपए पकड़ो, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो। ये बात जो है यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद जब ये पूरा कैंसिलेशन हो गया, सारे अपने स्टॉक की डिटेल्स दे दी, जीएसटी का जो एक्स्ट्रा क्रेडिट ले लिया था वो पेमेंट भी कर दी है, सब चीज़ें हो गई है, उस केस में आप जो है एंड में GSTR 10 भरेंगे और GSTR रिटर्न के चैप्टर में करेंगे कितने प्रकार की रिटर्न होती है, उसमें एक फाइनल रिटर्न होती है, एक फर्स्ट रिटर्न होती है। तो जो फाइनल रिटर्न होती है वो आप सबमिट कर देंगे, भैया आखिरी रिटर्न है मेरी, और ये 3 महीने में आप सबमिट कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन अंडर सेक्शन 45, कि मैं अपनी आखिरी रिटर्न भर रहा हूँ इस GST रजिस्ट्रेशन नंबर की और उसका है रिटर्न नंबर 10, उसमें सारी डिटेल सबमिट करूँगा और हाथ जोड़कर वहाँ से निकल जाऊँगा, बाय बाय। देखिए इस सेक्शन के लिए जो है प्रॉपर ऑफिसर भी डिफाइन करा हुआ है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज। सुपरिंटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज, पहले एक्साइज एंड कस्टम होता था CBEC, अब उसको कर दिया CBIT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस। पहले क्या था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम CBEC एंड CBDT, ये तो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, तो उसमें अभी भी पोजीशन तो वही है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज। इस सेक्शन के लिए वही है जो कैंसिलेशन को अप्रूव करेगा या नहीं करेगा। प्रोवाइजो टू सेक्शन नंबर 29, प्रोवाइजो का मतलब एक्सेप्शन होता है और सेक्शन 29 का एक एक्सेप्शन आ रहा है, वो क्या है वो यहाँ पर हम देखेंगे। व्हेन रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाइज फॉर कैंसिलेशन और प्रॉपर ऑफिसर सीक्स टू कैंसिल हिज रजिस्ट्रेशन, डेफिनेटली प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो खुद भी कैंसिल कर सकता है कुछ सिनेरियोज में, देन प्रॉपर ऑफिसर में सस्पेंड हिज रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड बाय सच रजिस्टर्ड पर्सन। During suspension period, a registered person shall not make any taxable supply and shall not be liable to furnish any return. This means a registered person shall not issue a tax invoice and accordingly not charge tax on supplies made by him during the period of suspension. इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आपने कैंसिलेशन के लिए अर्जी डाली, या फिर प्रॉपर ऑफिसर ने कहा कि मैं तेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दूंगा। प्रॉपर ऑफिसर कहाँ कहाँ पे कैंसिल कर सकता है वो यहाँ पर दे रखा है, देखिए कैंसिलेशन बाय GST ऑफिसर यानी प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो मतलब अपनी इच्छा के अनुसार वो कब कैंसिल कर सकता है, तो इन केसेस में कैंसिल कर सकता है। इन केसेस को पहले कर लेते हैं, याद करना पड़ेगा। जी हाँ, याद तो आप ही को करना पड़ेगा, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ, याद थोड़ी करा रहा हूँ, याद तो आपको करना पड़ेगा ना, जब बार बार पढ़ेंगे तो याद होगा। रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। आपने रजिस्ट्रेशन लिया, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपने बताई, बट वहाँ से कोई बिजनेस होता ही नहीं है। रजिस्टर्ड पर्सन इशू अ इनवॉइस या बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। आपने रजिस्ट्रेशन इसलिए लिया ताकि आप झूठे बिल इशू कर सकें, ताकि सामने वाला पार्टी उसका गलत क्रेडिट ले सके और बदले में आप उससे जो है कैश में सेटलमेंट कर सकें, बट एक्चुअली में आपका कोई धंधा होता ही नहीं है, आप फेक बिल इशू कर रहे हैं। अगर पकड़ में आया तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 171 ऑफ CGST एक्ट, दैट इज ही डजंट पास ऑन द बेनिफिट ऑफ डिक्रीज GST रेट टू इट्स कस्टमर्स या टू हिज कस्टमर्स। ये भी सेक्शन 171 में लिखा है कि अगर GST की रेट गवर्नमेंट कम कर देती है बाय नोटिफिकेशन, देन 18% से 12% कर दी, तो ये नहीं हो सकता आप उसके बाद भी 18% ही कस्टमर को चार्ज कर रहे हैं। दैट इज रॉन्ग। ऐसा अगर आप करेंगे तो GST का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ रूल 10, बैंक अकाउंट डिटेल आपने सबमिट नहीं करी, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, क्योंकि वैसे ही बताया हुआ है कि बैंक अकाउंट डिटेल आप 45 डेज में सबमिट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन की डेट से, और नहीं करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 months और 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड इन केस पर्सन हु ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। कॉम्पोजिशन लेवी में आपने 3 इकट्ठे रिटर्न नहीं भरी, एक नेक्स्ट ड्यू डेट आई तब भी नहीं भरी, उसकी नेक्स्ट ड्यू डेट आई तब भी नहीं भरी, और बाकी नॉर्मल केस में हर महीने भरनी होती है, तो 6 महीने तक नहीं भरी, डिफॉल्ट कर दिया, कॉन्टिन्यूस डिफॉल्ट कर दिया, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट कमेंस द बिजनेस विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको GST में रजिस्ट्रेशन की जरूरत थी नहीं, फिर भी आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया और 6 महीने तक कोई धंधा करा नहीं, तो तब भी जो है आपका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। या रजिस्ट्रेशन आपने फ्रॉड से या विलफुल मिस स्टेटमेंट से या सप्रेशन ऑफ फैक्ट से लिया है, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम वो गलत थे, वो सही नहीं थे, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ ये बताया गया है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर
सुओ मोटो अपनी इच्छा से कैंसिल करेगा या फिर जो भी पर्सन है जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो कैंसलेशन की अर्जी डालेगा, तो दोनों ही केस में एक प्रोसीडिंग होती है। प्रोसीडिंग का मतलब ऐसे नहीं कि आपने अप्लाई करो तुरंत कैंसिल होगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन लेना आसान है, कैंसिल करना आसान नहीं है। कंपनी खुलवाना आसान है, उसको बंद करना आसान नहीं है। उसके लिए प्रक्रिया होती है। पता लगे कोई कुछ भी खोलकर कुछ भी गलत कर फटाफट से क्लोज कर भाग जाए, इट्स नॉट दैट इजी। बैंक अकाउंट खुलवाना आसान है, घर पर आकर कर जाएंगे सब कुछ। भाई आई सबमिट करिए डॉक्यूमेंट, अकाउंट खुल गया। बंद करवाना मुश्किल है, 4 चक्कर कटवाएंगे, ये फॉर्म भरो वो फॉर्म भरो, अपना एक ब्लैंक चेक दो, दूसरे अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर होगा और कोई पेंडिंग ड्यूज तो नहीं है, हम चेक कर रहे हैं, बहुत सारी पछड़ेबाजी होगी। तो कैंसिलेशन कहीं भी जो है इतना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रोसीडिंग होगी। बट ये हो सकता है कि क्योंकि आपने कैंसिलेशन की अर्जी डाल दी है तो जो है प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब वो कह सकता है कि भैया आपने 8 मार्च 2022 को अर्जी डाली, तो मे भी उसका जो है ऑर्डर आ गया 15 मार्च 22 को, और प्रॉपर ऑफिसर ने कहा कि भैया इस डेट से आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड है, अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि क्या आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जब तक वो ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक आपका जो है जीएसटी में ना ही आपको रिटर्न भरनी है, ना ही आप टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, ना ही जीएसटी किसी कस्टमर से चार्ज करेंगे। हम उसे सस्पेंशन मान रहे हैं। और बाद में ऑर्डर आएगा, मान लेते हैं बाद में ऑर्डर आए कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और बाद में ऑर्डर आए कि नहीं भैया आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो रहा है, तो फिर इस पीरियड का क्या होगा? इसमें तो आपने टैक्स इनवॉइस इशू करा ही नहीं। जो भी पीरियड ऑफ सस्पेंशन था, जब प्रोसीडिंग चल रही थी कैंसिलेशन करें या ना करें, तब तक तो आपने कोई जीएसटी इनवॉइस इशू करा ही नहीं, रिटर्न भी नहीं भरी। तो बाद में आप भर सकते हैं, उसके लिए टाइमलाइन दिया गया है। ये उसी प्रकार हो गया कि जब आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं 30 डेज में और रजिस्ट्रेशन आपको ग्रांट होता है, तो जब आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ तब तो जीएसटी नंबर आएगा। बट पुरानी जो पीरियड की रिटर्न भर रहे थे, पुरानी जो पीरियड का आप इशू कर रहे थे इनवॉइस, उसमें तो आपने जीएसटी चार्ज करा ही नहीं था, क्योंकि तब तक आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर था ही नहीं। तो उसे भी जो है बैक डेट से आप उन सभी इनवॉइस को इशू कर सकते हैं और क्रेडिट ले सकते हैं। सिमिलरली आप जो है सस्पेंशन वाले पीरियड का भी बाद में इशू कर सकते हैं, नया इनवॉइस इशू कर सकते हैं और क्रेडिट वगैरह सारा जीएसटी का ले सकते हैं, बाद में कर सकते हैं ये सब आप, ठीक है ना, अगर कैंसिलेशन नहीं होता है तो यहाँ तक हम पढ़ रहे थे, इसमें ये वाला जो है पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। देखिए, पीरियड ऑफ सस्पेंशन यहाँ पर बताया हुआ है रूल नंबर 21A में, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस करा, जहाँ पर एप्लीकेशन रजिस्टर्ड पर्सन खुद भरता है, तो उस केस में जो आपने एप्लीकेशन जिस दिन भरी, या तो वो डेट, या एप्लीकेशन में लिखा कि भैया अगले हफ्ते से मैं अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना चाहता हूँ, या तो वो डेट, तो जो भी लेटर होगी, विच एवर इज लेटर विल बी द इफेक्टिव डेट, कि जब से आपका जो है रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता है कैंसलेशन का। तो अगर मैंने 8 मार्च को अप्लाई करा और 8 मार्च की एप्लीकेशन में लिखा कि 15 मार्च से मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, तो डेफिनेटली 15 मार्च से जो है मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होगा पहले, और सस्पेंशन के बाद ऑर्डर आने के बाद कैंसिल होगा, और ऑर्डर गलत आ गया तो कैंसिल नहीं होएगा। तो सस्पेंशन वाले पीरियड का आपको सारे इनवॉइस दोबारा से इशू करने पड़ेंगे। और जहाँ पर जो है सुओ मोटो डिपार्टमेंट ही कैंसिल करना चाहता है आपका रजिस्ट्रेशन, तो उस केस में जो डेट प्रॉपर ऑफिसर ने डिसाइड करी है अपने ऑर्डर में, डेफिनेटली आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं, आप बदले में जो है रिवर्ट करेंगे। और उसके बाद जो है प्रॉपर ऑफिसर डिटरमाइन करेगा कि इस दिन से हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहते हैं, ठीक है ना। पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपने अर्जी डाली कैंसिलेशन की, तो प्रॉपर ऑफिसर अड़ंगी लगा सकता है, मैं नहीं करूंगा भाई, घपला कर रहे हो आप, टैक्सेबल सप्लाई कर तो रहे हो, क्यों कैंसिल करना है आपको, नहीं होएगा। प्रॉपर ऑफिसर बोल रहा है कैंसिल करना है, आप कहेंगे भाई मुझे धंधा करने दो ना भाई, मैं धंधा बंद थोड़ी ना करूंगा, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। तो दोनों ही केस में जो है प्रोसीडिंग चलती है। तो इसीलिए प्रॉपर ऑफिसर अगर बोलेगा कैंसिल होना है तो उस दिन से सस्पेंड होएगा, और आप अर्जी देंगे कि भैया इस दिन से मेरा कैंसिल कर दो, उस दिन से पहले सस्पेंड होगा रजिस्ट्रेशन, फाइनल ऑर्डर आएगा तब पता लगेगा एक्चुअली में कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। देयरफॉर यहाँ लिखा है पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम टू बी रिवोक्ड। रिवोक्ड का मतलब वापस ले लिया जाएगा, सस्पेंशन जो दिया, ये सस्पेंशन जो हो रहा है रजिस्ट्रेशन का, वो वापस हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा अपन कंप्लीशन ऑफ द कैंसिलेशन प्रोसीडिंग बाय द प्रॉपर ऑफिसर। जैसे ही कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग पूरी हो गई, वैसे ही आपका जो सस्पेंशन का पीरियड था वो खत्म हो जाएगा। सच रिवर्सल ऑफ टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट विल बी हायर ऑफ, ये मैं आपको समझाता हूँ।
Input tax credit on inputs capital goods on the day immediately preceding the date of cancellation or the output tax payable on such goods. What does it mean? कि यहाँ पर कुछ आपके इनपुट्स पड़े हैं या आपके कुछ कैपिटल गुड्स पड़े हैं, ये जो भी आइटम्स हैं अगर आप इसको सेल करते हैं, अगर इनको मान लेते हैं फिक्स्ड एसेट भी आपने खरीदा हुआ, अगर इसको बेचते आप तो बेचने पर जो जीएसटी कलेक्ट होता या तो वो जीएसटी, या फिर जब आपने इनको खरीदा था और जीएसटी कुछ आपने पे करा था जिसका आप इनपुट लेने वाले थे, या तो वो जीएसटी, जो भी इनमें से हायर होगा उतना जीएसटी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, उतने अमाउंट का जीएसटी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गवर्नमेंट अपना नुकसान कभी भी नहीं करना चाहती है। अगर उसको लगता है कि भैया ये कैंसिल करके भाग रहा है, तो अगर ये सामान बेचता तो मेरे को ज़्यादा जीएसटी का कलेक्शन होता, तो भाई उतना जीएसटी दे और फिर तो निकल यहाँ से। अन्यथा जो जीएसटी का क्रेडिट ले चुके उसको रिवर्स कर लो और फिर निकलो यहाँ से। तो ये गवर्नमेंट ने जो है बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म बनाया है, फंसाने वाला मैकेनिज्म बनाया है। प्रॉपर ऑफिसर जो है वो एक नोटिस इशू करेगा कैंसिलेशन से पहले, एंड आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड डिसीजन शैल बी टेकन टू कैंसिल द सर्टिफिकेट। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? प्रोवाइजो टू सेक्शन नंबर 29 सबसेक्शन 2। सेक्शन नंबर 29 आपका है कैंसिलेशन का और सस्पेंशन का। उसके कुछ प्रोवाइजो हैं। प्रोवाइजो जो फर्स्ट प्रोवाइजो है सबसेक्शन 2 का, उसमें ये बात लिखी हुई है, द रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस हैज टू बी सबमिटेड विद इन 7 days ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। अच्छा सर, प्रॉपर ऑफिसर नोटिस भेजेगा, 7 दिन में आप रिवर्ट सबमिट कर सकते हैं। अगर कैंसिलेशन है इज ड्यू टू फेलियर टू फाइल रिटर्न, हमने यहां पर देखा था, देखो कैंसिलेशन कब कब हो सकता है। उसमें एक कंडीशन ये थी कि अगर आपने रिटर्न नहीं भरी 6 महीने तक या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम में 3 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड तक, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में अगर आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर रहा है और आपको जो है नोटिस देता है कि भाई मैं आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा हूँ, रिवर्ट करना है तो करो, या मैं क्यों कैंसिल ना करूँ उसका रीज़न मांग रहा है, तो उस केस में आप रिवर्ट करने की बजाय, शो कॉज नोटिस का रिप्लाई करने के बजाय, अगर आप अपनी सारे रिटर्न भर देते हैं, सारा टैक्स की पेमेंट कर देते हैं इंटरेस्ट लेट फीस के साथ, तो प्रॉपर ऑफिसर ऑटोमेटिकली आपकी प्रोसीडिंग विड्रॉ कर लेगा, छोड़ देगा और उसका जो है ऑर्डर पास कर देगा कि कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हो गया, आपने रिवर्ट करा और रिवर्ट करने के बाद बाकी सभी केसेस में प्रॉपर ऑफिसर ने आपकी बात नहीं मानी, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करा, तो उस केस में जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो आपका रिवर्स हो जाएगा और फाइनल रिटर्न आपको सबमिट करनी पड़ेगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना रिवर्ट होगा वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। कैंसिलेशन की डेट के टाइम जो आपके पास इनपुट या कैपिटल गुड्स पड़े थे उस पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता था, या उनको अगर बेचते तो कितना आता, कितना टैक्स आता, वो वाला विच एवर इज हायर, वो आपको जो है जमा कराना पड़ेगा। जिन लोगों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन हुआ है वो कैंसिलेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का हाथ होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की रिक्वेस्ट पर ही, परमिशन पर ही जो है जीएसटी वाले जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर किसी यूएनओ की एजेंसी को इशू करते हैं, एम्बेसी कॉन्सुलेट को इशू करते हैं, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन होते हैं उनको इशू करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से ही जब परमिशन आएगी तब वो उसे कैंसिल करेंगे। Cancellation of registration will not affect the liability of registered person to pay tax and other dues under the Act for any period prior to the date of cancellation. आप कैंसिलेशन की अर्जी डालते हैं 8 मार्च 22 को, आपका अप्रूव भी हो जाता है कैंसिलेशन, बट इससे जो पहले जिस भी डेट से कैंसिलेशन हुआ उससे पिछला पीरियड में जो भी आपका टैक्स लाइबिलिटी बनती थी, आप ये नहीं कह सकते क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो मुझे तो जीएसटी में अब कुछ पे करना ही नहीं पड़ेगा, भले ही वो कैंसिलेशन डेट से पहले की लाइबिलिटी हो। जी नहीं, पहले की लाइबिलिटी वैसे ही रहेगी, इंटैक्ट रहेगी। कैंसिलेशन के बाद डेफिनेटली आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि तब आपका रजिस्ट्रेशन हट चुका है, बट उससे पहले का डेफिनेटली वहाँ पर रहेगा। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये क्या होता है भैया? सेक्शन नंबर 29 के बाद आगे सेक्शन नंबर 30 एंड रूल नंबर 23। बस आखिरी है, आखिरी पॉइंट है। अब कैंसिलेशन हो ही गया है तो क्या उस कैंसिलेशन को रिवोक कराया जा सकता है, यानी कि वापस करवाया जा सकता है कि कैंसिलेशन भाई मत करो, गलती से ऑर्डर पास कर दिया है कैंसिलेशन का, तो उसको क्या रिवोक कराया जा सकता है, उल्टा कराया जा सकता है? द आंसर इज यस। अगर रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर ने अपने खुद से जो है कैंसिल करा है, आपकी एप्लीकेशन पर कैंसिल नहीं करा, तो उसमें रजिस्टर्ड पर्सन जो है कैंसिलेशन के ऑर्डर के बाद रिवोकेशन के लिए एक अर्जी डाल सकता है REG 21 फॉर्म में विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। एक टाइमलाइन दिया हुआ है कि आपको कैंसिलेशन के ऑर्डर से 30 दिन के विदिन
अर्जी डालनी पड़ेगी कि साहब मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल मत करो। हालांकि आप रिवोकेशन की एप्लीकेशन नहीं डाल सकते अगर आपका रजिस्ट्रेशन इसलिए कैंसिल करा गया क्योंकि आपने रिटर्न टाइम पर नहीं भरी थी। तो अगर वो वाला केस है, कैंसिलेशन का ऑर्डर आया, टाइम पर रिटर्न नहीं भरी है, तो उस केस में आपको पहले सारी रिटर्न भरनी पड़ेगी, सारा टैक्स अमाउंट देना पड़ेगा, उसके बाद आप डाल सकते हैं अर्जी कि भैया मेरा रजिस्ट्रेशन आप कैंसिल ना करें। रिटर्न फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, अब कैंसिल हो गया, फिर उसकी अर्जी डालोगे 30 दिन के भीतर, या अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करी तो रिटर्न सबमिट करोगे, टैक्स की पेमेंट करोगे और उसके बाद अर्जी डालोगे कि भैया मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल मत करो। तो जिस डेट से भी आपका कैंसिल करा गया और जिस डेट को ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन आया कि भैया ठीक है हम आपका रजिस्ट्रेशन जो हमने कैंसिल कर दिया था हम उसको दोबारा से रीस्टोर कर रहे हैं, तो इतने पीरियड का क्या होगा भैया, कैंसिलेशन होने के बाद और जिस दिन ऑर्डर आया कि हम आपका कैंसिलेशन रिवोक कर रहे हैं, तो उतने पीरियड की जो रिटर्न है आप 30 डेज में भर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन। जाहिर सी बात है जब कैंसिलेशन हो गया तो आप रिटर्न क्यों भरेंगे, आप रिटर्न भरना बंद कर देंगे। इवन जब आपने खुद अप्लाई करा था कैंसिलेशन के लिए तो उस केस में तब भी आपने सस्पेंड कर दिया था, सस्पेंशन पीरियड आ गया था। प्रॉपर ऑफिसर ने अप्लाई करा था कि भाई मैं कैंसिल करूंगा तो भी सस्पेंशन पीरियड आ गया था। अब उसका फाइनल ऑर्डर आ गया, कैंसिलेशन हो ही गया है, तो जाहिर सी बात है जब एक बार कैंसिलेशन आ ही गया है तो ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन आने के बाद आप रिटर्न वगैरह नहीं भरेंगे, टैक्सेबल सप्लाई आप देना बंद कर देंगे। पर आपने अर्जी डाली कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन वापस दे दीजिए, मुझे रिवोक कर लीजिए कैंसिलेशन का ऑर्डर, और वो कैंसिलेशन का ऑर्डर रिवोक हो जाता है तो उतने पीरियड की जो रिटर्न रह गई है वो आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं 30 डेज के विद इन फ्रॉम द डेट ऑफ रिवोकेशन। इफ द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट देर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर रिवोकेशन of cancellation, he may revoke the cancellation of registration by an order within 30 days of receipt of application and communicate the same to the applicant। जैसे एप्लीकेंट जो है 30 डेज ऑफ कैंसिलेशन के ऑर्डर में अर्जी डाल सकता है कि भैया वापस ले लो भैया इसको, तो वैसे ही प्रॉपर ऑफिसर जो है आपकी एप्लीकेशन के 30 दिन में जो है अपना ऑर्डर पास कर सकता है कि मैं आपका रजिस्ट्रेशन वापस से रीस्टोर कर रहा हूँ। जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर हैं या जीएसटी प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो क्या होते हैं हम रिटर्न के चैप्टर में पढ़ेंगे, रिटर्न वगैरह फाइल करने का काम कर सकते हैं। कैन नॉट अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन, इनको अधिकार नहीं है क्योंकि यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर यहाँ पे डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि किन को रजिस्ट्रेशन देना है किन को नहीं देना है। प्रॉपर ऑफिसर में रिजेक्ट द एप्लीकेशन बाय एन ऑर्डर अगर सफिशिएंट ग्राउंड नहीं मिलते हैं रिवोकेशन करने के। कुछ ना कुछ बेसिस होना चाहिए ना, आपने एक कुछ ना कुछ सोच विचार कर आपने कैंसिल किया था रजिस्ट्रेशन, अब उसे अगर आप वापस करना चाहते हैं रिवोक करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा ना, ग्राउंड होने चाहिए कुछ ना कुछ, वो नहीं मिलते, इसको कोई रीजंस नहीं मिलते मैं क्यों करूं, तो उस केस में वो शो कॉज नोटिस देगा एप्लीकेंट को, वो अपना रिप्लाई 7 दिन में देगा। मतलब आपने अर्जी डाली, एप्लीकेशन डाली, प्रॉपर ऑफिसर को कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं मिले रिवोक करने के तो वो कहेगा कि बताओ भाई मैं क्यों रिस्टोर करूं, और प्रॉपर ऑफिसर जो है डिस्पोज कर देगा एप्लीकेशन को, या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा 30 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन। ठीक है ना भाई, आपको इन्फॉर्म कर दिया 30 डेज में, 7 दिन का टाइम है, आप रिवर्ट कर सकते हैं और आपके रिवर्ट के 30 दिन के बाद वो आपको फाइनल ऑर्डर दे देगा। वेयर एनी ऑर्डर हैविंग द इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन पास्ड, मतलब कि सस्पेंशन जो हो गया था, सस्पेंशन का भी ऑर्डर पास किया जाता है बीच में। जैसे कि मैंने बताया कि आप जब अर्जी डालते हैं तो उस केस में जो है आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो उस केस में जो सस्पेंशन वाले पीरियड के टाइमलाइन में जब आपने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करे और वो टैक्स इनवॉइस आपको इशू करने थे तो वो आप कर सकते हैं, रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस आप इशू कर सकते हैं और अपनी एक रिटर्न भर सकते हैं जिसको फर्स्ट रिटर्न बोलेंगे। नई रिटर्न भर सकते हैं उस पीरियड की जो आपकी रह गई थी क्योंकि उस टाइम पर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड था, यू आर नॉट अलाउड टू फाइल रिटर्न्स, तो आप उसे बाद में भर सकते हैं। जो भी आपने सस्पेंशन पीरियड में सेल वगैरह करी है उसमें रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं जीएसटी लगाकर, और डेफिनेटली जो है आप रिटर्न भी सबमिट कर सकते हैं। आखिरी है प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स, सेक्शन नंबर 32। कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है वो जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर कोई जीएसटी लगा रहा है और उसने जीएसटीआईएन नंबर अपना जो है नहीं डाला है, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो कहीं ना कहीं वो धोखा दे रहा है। ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन चार्ज जीएसटी एंड शो इट इन देयर इनवॉइस, अदरवाइज जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो था आपका पूरा जो है रजिस्ट्रेशन का चैप्टर था। इसके जो नए नोट्स हैं जो भी हमने थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करी थी इस चैप्टर में वो मैंने अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पेमेंट ऑफ जीएसटी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद
हम टैक्स इनवॉइस की बात करेंगे, ई वे बिल की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद एंड बाय बाय।